नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करना चाहते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना को लेकर। ठीक है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, इसका महत्व क्या है। ठीक है, और प्रस्तावना में ऐसी कौन सी चीजें हैं जो भारतीय संविधान को समझाने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है और अपना महत्व रखती हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे किसकी, संविधान की, कि संविधान क्या है। तो संविधान को इन शॉर्ट अगर हम समझें कि संविधान क्या है, तो हम किसी भी देश की प्रशासनिक, किसी भी देश की राजनीतिक, किसी भी देश के नागरिकों की स्थिति, उनकी व्यवस्था को जानने की जब हम कोशिश करते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब हमें जिसमें दिखता है वो दस्तावेज क्या कहलाता है, संविधान कहलाता है। मतलब ये कि अगर हम किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तरफ, अगर हम किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्थाओं की तरफ, अगर हम ये देखना चाहें कि ये देश क्या है, इस देश की प्रकृति क्या है, इस देश के लोगों के पास क्या अधिकार हैं, इस देश की सरकारें कैसी हैं, इस देश की प्रशासनिक व्यवस्थाएं कैसी हैं, इन सारी चीजों को अगर हम जानना चाहते हैं तो अध्ययन करना होता है हमें किसी भी देश के किसका, संविधान का। तो हम ये कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश का एक आईना होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को व्यवस्थित रखने, प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चलाने की एक नियमावली का एक क्या होता है, समुच्चय होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि संविधान किसी भी देश की मर्यादाओं को, क्या मर्यादाओं को बताने वाला, या हम कहें कि उस देश की सीमाओं को बताने वाला, प्रशासनिक सीमाओं को बताने वाला क्या होता है, एक दस्तावेज होता है। या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी भी देश का जो संविधान होता है वो उस देश की पवित्र एक कानूनी पुस्तक होती है, और एक कानूनी हम उसे कह सकते हैं, एक क्या है, ये ग्रंथ है जो क्या करता है, किसी भी देश की प्रशासनिक व्यवस्थाओं को बनाए रखने में और उनको चलाने में क्या होता है, सहायक होता है, और एक दिशा निर्देशक के रूप में क्या करता है, काम करता है। तो कहने का मतलब ये कि संविधान कितना महत्वपूर्ण है कि हम किसी भी देश में जाए बगैर उस देश की व्यवस्थाओं को समझ सकते हैं। जैसे हम अपने पाठ्यक्रम में पढ़ते हैं अमेरिकी देश का संविधान, अगर हम अमेरिका का संविधान पढ़ रहे हैं या रूस जो भी चीजें ब्रिटेन जो भी देख रहे हैं, भले ही वो लिखित हो या अलिखित हो, लेकिन अब जब वहां की संवैधानिक व्यवस्थाओं को देखते हैं तो वहां मिल जाएगी, हम क्या कर लेते हैं, एक अनुमान, एक प्रतिबिंब दिमाग में बना लेते हैं, एक छवि दिमाग में बना लेते हैं कि किस तरीके की वहां की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं। तो मतलब ये कि संविधान किसी भी देश में जाए बगैर वहां की राजनीतिक प्रशासनिक गतिविधियों को समझना, उनकी व्यवस्थाओं को समझना, उनके नागरिकों को दिए गए अधिकारों को समझना, उसके निर्देशों को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण क्या होता है, दस्तावेज होता है। इसी संविधान के अंदर जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वो होती है क्या, प्रस्तावना। जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है इसके अंदर वो क्या होती है, प्रस्तावना। देखो, मैं आपको बताऊं कि संविधान को समझने के लिए मेरे अनुभव में कुछ चीजें बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। अगर आप भारतीय संविधान को समझना चाहते हैं तो, या फिर आप अन्य किसी देश के संविधान को समझना चाहते हैं तो कुछ चीजें, कुछ बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं जिन पर हमें चर्चा करना चाहिए, जिन पर हमें बड़े ध्यान से उन चीजों को पढ़ना चाहिए। जिनमें से पहली चीज है क्या, प्रस्तावना। दूसरा है किसी भी देश के संविधान की निर्माण की प्रक्रिया क्या थी, उस समय की तात्कालिक परिस्थितियां क्या थी, जिन तात्कालिक परिस्थितियों में रहकर संविधान का क्या हुआ, निर्माण हुआ, तो वो महत्वपूर्ण होता है। संविधान के निर्माण की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होती है। उस संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार दे रखे हैं उन मौलिक अधिकारों की व्याख्या करना महत्वपूर्ण होता है। उन मौलिक अधिकारों को ध्यान से पढ़ा जाता है, और नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं, अगर हम इनको बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं, प्रस्तावना को, दूसरी बात किसको, संविधान निर्माण की तात्कालिक परिस्थितियों को अगर हम पढ़ लेते हैं, मौलिक अधिकारों को पढ़ लेते हैं, नीति निर्देशक तत्व को पढ़ लेते हैं, तो संविधान को पढ़ने का संप्रत्यय, संविधान को पढ़ने का जो नजरिया, जो कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्योंकि संविधान पढ़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि हम केवल और केवल अनुच्छेदों को याद कर लें और ये कहने लगे कि हमें संविधान याद हो गया या हमें संविधान आ गया। हमें संविधान याद हो सकता है उस तरीके से, लेकिन आ नहीं सकता। आने के लिए यानी समझने के लिए जरूरी है कि हम एक एक चीज का एनालिसिस करें, क्योंकि संविधान के अंदर शब्दावलियां बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसमें जो शब्दावलियां होती हैं उन्हीं शब्दावलियों पर संविधान के
बहुत से क्या नाम से नियम कायदे कानून बनते बिगड़ते रहते हैं, तो शब्दों को हमें विशेष रूप से समझना होता है संविधान के अंदर। तो प्रस्तावना उन्हीं में से एक है, यानी संविधान के प्रति क्या बनाने के लिए, कॉन्सेप्ट बनाने के लिए प्रस्तावना को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रस्तावना उस संविधान के किसको, दर्शन को, उस संविधान के किसको, दर्शन को। दूसरी बात, उस देश के संविधान के सार को, ठीक है, उस देश के संविधान के उद्देश्य को, उस देश के संविधान की जो क्या है अस्पष्ट शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को समझने के लिए, शब्दावलियां समझने के लिए, ठीक है। क्या होता है कि हम ये कहेंगे कि प्रस्तावना किसी भी देश के संविधान का एक दर्शन होती है, एक सार होती है, एक उद्देश्य होता है, या कहे कि स्पष्ट और जो अस्पष्ट शब्दावलियां होती हैं उन्हें समझने के लिए क्या होता है, अपना क्या रखती है, महत्व रखती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये इसका क्या है, महत्व है। क्या महत्व है कि जो किसी भी देश का संविधान है, उस देश के संविधान में क्या बात रखी गई है, क्या कहा गया है, क्या उद्देश्य है, किस तरीके की प्रशासनिक व्यवस्थाएं हैं, और इसी प्रस्तावना के अंदर वो सारी चीजें दी गई होती हैं जो अंदर किसके अंदर होती हैं, संविधान के अंतर्गत होती हैं। तो ये है क्या महत्व किसका, प्रस्तावना का। तो प्रस्तावना का महत्व क्या है, तो हम कहेंगे कि प्रस्तावना का महत्व है संविधान में जो शब्दावलियां हैं, जो अस्पष्ट शब्दावलियां हैं, उन शब्दावलियों को समझने के लिए किसका सहारा लिया जाता है, प्रस्तावना का सहारा लिया जाता है। दूसरी बात, इस प्रस्तावना से जो संविधान के निर्माता हैं उनके विचारों को परखा देखा समझा जाता है कि उनके विचार कैसे हैं, क्या उनके विचार थे, वो काहे के अंदर मिलते हैं, तो हम कहेंगे प्रस्तावना के अंदर मिलते हैं। जब हमें ये देखना होता है कि किसी भी देश का संविधान या भारतीय संविधान किस तिथि को क्या हुआ कि लागू हुआ, अगर ये देखना है तो वो भी हमें किस में देखना होता है, प्रस्तावना में देखना होता है। अगर हम ये देखें कि किसी भी देश के या भारतीय संविधान के संकल्प क्या हैं, भारतीय संविधान के जो संकल्प है या भारतीय संविधान निर्माताओं के जो संकल्प थे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को लेकर, वो देखना है तो वो भी काय में देखना है, तो हम कहेंगे प्रस्तावना में वो सारी चीजें क्या हो जाती है, देखने को मिलती हैं। इसीलिए इसको हम कहेंगे कि ये क्या है, प्रस्तावना का महत्व है। ठीक है, ये प्रस्तावना का क्या है, महत्व है। अगली बात, इस प्रस्तावना के संबंध में अगर हम भारतीय संदर्भ में अगर हम बात करें इस प्रस्तावना की, तो इस प्रस्तावना को अलग अलग लोगों ने अलग अलग संज्ञा से क्या किया है, इसको संबोधित किया है। जैसे हम बात करें N.A. पालकीवाला की, N.A. पालकीवाला, ठीक, तो देखो N.A. पालकीवाला क्या कह रहे हैं, तो N.A. पालकीवाला का कहना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, वो प्रस्तावना, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना क्या है, एक क्या है, संविधान का परिचय पत्र है। इन्होंने प्रस्तावना को क्या कहा है, संविधान का परिचय पत्र, संविधान का इसको क्या कहा है, परिचय पत्र कहा है। ठीक है, किसने, N.A. पालकीवाला ने। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी यानी K.M. मुंशी की अगर हम बात करें, K.M. मुंशी की, तो K.M. मुंशी ने इसको भारतीय संविधान की राजनैतिक जन्मपत्री बोला है। क्या बोला है, राजनैतिक जन्मपत्री बोला है। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात देखें किसकी, सुभाष कश्यप की, ठीक, सुभाष कश्यप क्या कहते हैं, सुभाष कश्यप का कहना है कि यदि संविधान क्या है, शरीर है, यदि संविधान
शरीर है तो प्रस्तावना क्या है? आत्मा है। तो प्रस्तावना क्या है? आत्मा है। ठीक, यदि ये उन्होंने इसी को आगे बढ़ाते हुए कहा कि यदि प्रस्तावना आधारशिला है, यदि प्रस्तावना क्या है? आधारशिला है, तो संविधान उसकी अट्टालिका, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपसे पेपर में भी पूछा जा सकता है और एक समझ विकसित करने के लिए इन परिभाषाओं को हम देखेंगे। तो सुभाष कश्यप ने क्या कहा? यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना आत्मा, और यदि प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उसकी क्या है? अट्टालिका है। यही बात अगर हम इसी के संबंध में यहाँ पर देखें कि जो मोहम्मद हिदायतुल्लाह के बारे में तो पता ही होगा आपको, सुप्रीम कोर्ट के कौन? न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने एक केस था गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। तो देखो, इन्होंने मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में इसको संविधान की मूल आत्मा कहा। इसको क्या कहा? संविधान की मूल आत्मा। ठीक है, इसको क्या कहा? संविधान की मूल आत्मा। तो संविधान की मूल आत्मा किसने कहा? मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने कहा। किसमें कहा? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में कहा। ठीक है, और इसके बाद तो वो देखें, अगर केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, केशवानंद भारती बनाम, बहुत फेमस बात है, बनाम केरल राज्य 1973 में, इसमें इसको संविधान का भाग माना। इसमें इसे क्या माना? संविधान का भाग माना 1973 में। और इसके विपरीत अगर बेरुवारीवाद की बात करें, ठीक है, तो पहली बार ये हुआ कि बेरुवारी वाले बाद में क्या हुआ? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का क्या नहीं माना? अंग नहीं माना। तो के साथ एक और परिभाषा मुझे याद आ रही है, ठीक है, वो और देखे लेते हैं। यहाँ पर अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। ठीक है, अभी कृष्णस्वामी अय्यर ने कहा कि जो प्रस्तावना है वो प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों, का प्रतिनिधि। ठीक है, तो अल्लादी कृष्णस्वामी ने संविधान निर्माताओं के विचारों का क्या बोला है? इसको प्रतिनिधि बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि यहाँ से, ये मैंने इसलिए बताया है कि यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि इसका महत्व क्या है। तो इसके महत्व के बारे में ही ये चीजें हैं कि N.A. पालकीवाला, K.M. मुंशी, सुभाष कश्यप, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, केशवानंद भारती वाला वाद। ठीक है, और आपके कौन? अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। यहीं पर एक और आता है अर्नेस्ट वारकर। क्या? अर्नेस्ट वारकर। ठीक है, तो जो अर्नेस्ट वारकर है, इसने प्रस्तावना को, भारतीय प्रस्तावना को दुनिया की क्या? सर्वश्रेष्ठ क्या बोला है? प्रस्तावना बोला है। किसने? अर्नेस्ट वारकर ने। ठीक है, तो ये तो फैक्ट है जो आपसे पेपर में पूछे जा सकते हैं। जो मूल मुद्दा है अपना वो है प्रस्तावना को समझना।
तो मैंने कहा कि प्रस्तावना के हम अतीत में जाएंगे, इस प्रस्तावना को देखेंगे तो हमारा एक कॉन्सेप्ट बनेगा किसके प्रति, संविधान के प्रति। तो ये तो हुई किसकी बात, फैक्ट की बात। अब हम ये देखते हैं कि जो प्रस्तावना है, ये प्रस्तावना सबसे पहले जहां पर अपनाई गई थी वो देश है क्या, अमेरिका। तो अमेरिका का संविधान विश्व का पहला ऐसा संविधान है जिस संविधान में क्या थी, प्रस्तावना थी। तो अमेरिका एक पहला देश है जिसमें क्या है, जिसके संविधान में क्या थी, प्रस्तावना थी। ठीक है, तो अब अमेरिका से ही अब हम ये ऐसा कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दे रखी है उस प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट अमेरिकी संविधान से क्या है, प्रेरित है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में प्रस्तावना हो ये विचार लिया गया था कहां से, अमेरिकी संविधान से। तो अमेरिकी संविधान से कॉन्सेप्ट है किसका, प्रस्तावना का। लेकिन जब प्रस्तावना की बात आती है किसकी, भाषा की, जब बात आती है किसकी, भाषा की, तो भाषा जो है वो ऑस्ट्रेलिया से ली है। प्रस्तावना की जो भाषा है वो कहां से ली है, तो हम कहेंगे कि प्रस्तावना की भाषा कहां से ली है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना की भाषा कहां से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक, अगली बात अगर ये पूछा जाए कि प्रस्तावना के ऊपर प्रभाव किस किस का है, तो हम यहाँ पर कहेंगे रूस की क्रांति, हम यहाँ पर कहेंगे कि रूस की बोल्शेविक क्रांति, रूस की बोल्शेविक क्रांति, ठीक 1917। उसके बाद अमेरिका की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ठीक, अमेरिका की क्रांति या अमेरिका का जो स्वतंत्रता संग्राम 1776, ठीक है, और फ्रांस की क्रांति, और फ्रांस की क्रांति। तो जो फ्रांस की क्रांति 1789, ठीक है। तो देखो जरा, तीन क्रांतियों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर प्रभाव है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का, अमेरिकी क्रांति का, फ्रांस की क्रांति का। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि किन किन क्रांतियों का भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर क्या है, प्रभाव है। तो इनका क्या है, प्रभाव है। अगली बात ये अगर देखो, अब अगर देखो यहाँ पर आपसे सिर्फ ये पूछा जाएगा कि प्रस्तावना हो, ये बात अमेरिका से है, लेकिन भाषा कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। भाषा कहाँ से है, ऑस्ट्रेलिया से है। तो इनका क्या है, प्रभाव है। और ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में ये कहा गया है। और भारतीय प्रस्तावना का जो महत्व है, तो महत्व के बारे में हम ये कह सकते हैं कि वो किसी भी देश का एक दर्शन होती है, किसी भी देश के किसी भी देश के प्रशासनिक संविधान का क्या होती है, एक आईना, एक दर्पण होती है। ये भी कह सकते हैं कि जो प्रस्तावना होती है वो क्या है, ये एक दर्पण का काम करती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये विचारों की एक कुंजी है, संविधान निर्माताओं के विचारों की क्या है, कुंजी। ठीक है, इसको भारतीय संविधान की कुंजी भी कहा जाता है, आत्मा भी कहा जाता है। ठीक, तो आपसे ये बात अपनी हुई महत्व को लेकर, और ये बात हुई किसको लेकर, प्रभाव को लेकर। ठीक, तो यहाँ तक आपको ये बात समझ आ गई होगी कि प्रस्तावना को पढ़ना जरूरी क्यों है। तो प्रस्तावना को पढ़ना किस लिए जरूरी है कि संविधान के अंदर क्या है इसको जानने के लिए, संविधान कैसा है, क्या कहेगा आगे चल के, वो जानने के लिए हम क्या पढ़ते हैं, प्रस्तावना को पढ़ते हैं। तो भारतीय संविधान की अगर प्रस्तावना को देखें तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना के जो मौलिक पहलू हैं, मौलिक पहलू का मतलब जो हमें पता चलने वाला है अंदर जाके, वो मौलिक पहलू कौन कौन से हैं। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मौलिक पहलू। तो मौलिक पहलू में पहली बात आती है किसकी, शक्ति के स्रोतों की। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मौलिक पहलू है ये। पहला पूछा जा सकता है शक्ति के स्रोत, ये क्या है, मौलिक पहलू। दूसरा पूछा जा सकता है राष्ट्र की प्रकृति, राष्ट्र की क्या है, प्रकृति, ये भी क्या है, मौलिक पहलू है। ठीक है, संविधान लागू होने की तिथि। ठीक है, एक ये है मौलिक पहलू के अंदर। चौथी बात है संविधान क्या क्या संकल्प क्या है और न्याय कौन कौन से हैं।
तो देखो जरा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रश्न आपसे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मौलिक पहलू क्या हैं। तो मैंने मौलिक पहलू का मतलब ये कि इससे हमें ये पता चलेगा कि संविधान ये तो संविधान के अंदर होंगे ही होंगे, ये इसके मौलिक पहलू हैं किसके, प्रस्तावना के। तो वो मौलिक पहलू कौन से हैं? सबसे पहली बात अगर हम ये देखें कि शक्ति के स्रोत, तो संविधान की प्रस्तावना से ये इसके मौलिक पहलू में है कि शक्ति का स्रोत कौन सा शब्द है, तो हम कहेंगे वो वाक्यांश जिससे भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या होती है, प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? हम भारत के लोग। और ये शब्द कहाँ से लिया गया है? अमेरिकी संविधान से लिया गया है। वी आर द पीपल ऑफ अमेरिका, मतलब वही शब्द यहाँ पर लिया गया है कि हम भारत के लोग। तो जो मौलिक क्या है, इसका पहलू है पहला, वो कौन सा है? शक्ति के स्रोत, हम भारत के लोग। तो ये क्या हो गया? एक मौलिक पहलू हो गया। इसको हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, इसकी 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगी प्रस्तावना की। आपका कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छे से हो जाएगा प्रस्तावना को लेकर, और भारतीय संविधान को लेकर भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट आपका बन जाएगा। लेकिन आप बहुत इत्मीनान से देखिएगा, सुनिएगा। दूसरी बात है राष्ट्र की प्रकृति। राष्ट्र की प्रकृति का मतलब क्या है कि राष्ट्र की प्रकृति में आप किसी भी तरीके का कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। यानी मौलिक का मतलब जो मूल है, जिसको आप नहीं बदल सकते, जिससे भारतीय संविधान की क्या बनेगी? मूलभूत अवधारणा बनेगी, भारतीय संविधान का मूलभूत ढांचा बनेगा। तो जो मूलभूत ढांचा बनेगा, भारतीय संविधान की मूलभूत अवधारणा बनेगी, वो प्रस्तावना के काय को लेकर बनेगी? मौलिक पहलुओं को लेकर बनेगी। तो इसका जो मौलिक पहलू है, वो मौलिक पहलू है शक्ति के स्रोत, हम भारत के लोग। राष्ट्र की प्रकृति, राष्ट्र की प्रकृति कैसी है? तो राष्ट्र की प्रकृति कैसी है? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न है। दूसरी बात समाजवादी है। तीसरी बात गणतंत्रात्मक है। चौथी बात पंथ निरपेक्ष है। तो पंथ निरपेक्ष, गणतंत्रात्मक, समाजवादी और कैसा? संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, ये हमारे राष्ट्र की क्या है? प्रकृति है, और ये इसका क्या है? मौलिक पहलू है। अगला, संविधान के लागू होने की तिथि सबको पता है, नीति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। तो ये क्या है? इसकी तिथि है। संकल्प की अगर बात करें कि संकल्प क्या है, तो है समानता। संकल्प में क्या है? समानता। संकल्प में क्या है? स्वतंत्रता। संकल्प में क्या है? बंधुता। तो बंधुता हुई, स्वतंत्रता हुई, समानता हुई, ये संकल्प है। और ये संकल्प प्रस्तावना का मौलिक पहलू है, जिसको मूलभूत ढांचे के अंदर भी हम देखेंगे। यहाँ से मूलभूत ढांचे की अवधारणा को समझेंगे। अगला है न्याय। तो न्याय जो है, न्याय रूस की वॉल्सबेक क्रांति से लिया गया है, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक क्या दिए गए हैं? न्याय दिए गए हैं। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय जो है वो न्याय की संकल्पना है। तो ये भी क्या है? हम कहेंगे कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के मौलिक क्या है? ये पहलू है। तो मौलिक पहलू ये बात है, ठीक है। अब हम चर्चा करते हैं इस बात की कि ये तो हमने देख लिया कि महत्व क्या है, ये हमने देख लिया कि प्रभाव क्या है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का निर्माण आखिरकार हुआ कैसे, ठीक है। तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो निर्माण हुआ, उस निर्माण में राजेंद्र प्रसाद जी का एक भाषण महत्वपूर्ण है। किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक भाषण है, नवीन भारत निर्माण एवं उसके आदर्श। क्या? नवीन भारत निर्माण, नवीन भारत निर्माण एवं उसके आदर्श, ठीक। तो ये भाषण है किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का। ये भाषण है किसका? राजेंद्र प्रसाद जी का। तो राजेंद्र प्रसाद जी के इस भाषण से नवीन भारत का निर्माण एवं उसके आदर्श, इस भाषण से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या बनाया? एक उद्देश्य का प्रस्ताव बनाया। क्या बनाया? एक उद्देश्य का प्रस्ताव बनाया। इस उद्देश्य का प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक में क्या किया? प्रस्तुत किया। याद रखना है, मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि राजेंद्र प्रसाद जी के नवीन भारत का निर्माण एवं उसके आदर्श, इस भाषण से प्रभावित होकर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य का क्या बनाया? प्रस्ताव बनाया। और इस प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946, जो कि भारतीय संविधान की तीसरी क्या थी? बैठक थी, उस बैठक में क्या किया? प्रस्तुत किया, ठीक है। इस उद्देश्य का मैं या कहें कि इस उद्देश्य प्रस्ताव में
8 क्या थे? अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 8 अनुच्छेद थे। 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक में क्या किया गया था? प्रस्तुत किया गया था किसको? भारतीय संविधान की, जिस पर प्रस्तावना बनी है, या कहें कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का जो आधार है, तो ये वही उद्देश्य का है, या वही उद्देश्य का प्रस्ताव है जो प्रस्ताव क्या होगा? भारतीय संविधान की प्रस्तावना की निर्माण के लिए एक आधारशिला का क्या करेगा? काम करेगा। तो प्रस्तावना का निर्माण कैसे हुआ? तो 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की तीसरी जो बैठक थी, उस बैठक में 13 दिसंबर 1946 को क्या किया? इसको प्रस्तुत किया। और जब मुस्लिम लीग ने क्या ले लिया? भारतीय संविधान की जो सभा में जब भाग ले लिया, तब क्या हुआ? जनवरी में जाकर 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? प्रस्तावना जो उद्देश्य का प्रस्ताव था, वो प्रस्ताव क्या हुआ? पारित हुआ। और उस प्रस्ताव के पारित और पास हो जाने के बाद बनी क्या? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्या बनी? भारतीय संविधान की प्रस्तावना। अब ये प्रस्तावना क्या है? इस प्रस्तावना को देखते हैं कि अभी वर्तमान में संशोधन के बाद भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, उस संशोधन के बाद हम देखते हैं अभी तत्काल की क्या प्रस्तावना। ठीक, शुरुआत होती है कि हम भारत के लोग, अभी बता रहा हूं वर्तमान में क्या है प्रस्तावना। हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, ठीक है, भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न प्लस समाजवादी, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, क्या? गणराज्य, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने व उसके सभी नागरिकों को कैसा? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्या? न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय व उसमें सभी को क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास व धर्म की क्या देंगे? स्वतंत्रता देंगे। ठीक है, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की क्या? स्वतंत्रता व प्रतिष्ठा और अवसर, की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की क्या? समानता। ठीक है, उन सभी में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए अपनी आज की इस संविधान सभा में मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी एतत् को आत्मार्पित व अधिनियमित करते हैं। ऐसी है हमारे संविधान की वर्तमान में प्रस्तावना। क्या? कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने व उसमें सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्रदान करने के लिए। ठीक है, साथ में क्या कहा है? साथ में कहा है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या देना है?
विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या है, स्वतंत्रता है। प्रतिष्ठा और अवसर की क्या है, समानता है। और उन सभी में व्यक्ति की गरिमा को भी ध्यान में रखेंगे, राष्ट्र की एकता और अखंडता को भी क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, और इसको सुनिश्चित करने वाली बंधुता को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। ये बात है किसमें, वर्तमान में भारतीय संविधान की किसमें, प्रस्तावना में। ठीक है, तो अब देखो एक एक शब्द को यहाँ पर हमें समझना है कि हम भारत के लोक का क्या मतलब है, संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न का क्या मतलब है, समाजवादी का क्या मतलब है। यहाँ आपको ये याद रखना है कि कभी कभी यहाँ से आपसे सीक्वेंस पूछ लिया जाता है और आपसे ये क्रम भी पूछा जा सकता है, तो ये क्रम आपको याद रखना है। अब देखो जरा, यहाँ पर हमें ये याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, तो अभी हमने देखा था इसको किसमें, मौलिक, किसमें, पहलू में। संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न है, ठीक है, समाजवादी है, पंथनिरपेक्ष है, लोकतंत्रात्मक क्या है, एक गणराज्य है। तो ये तो प्रकृति है, ये क्या है, स्रोत है। अब न्याय की अगर बात करें कि न्याय कितने कितने न्याय की बात है, तो 3 न्याय की बात है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। सामाजिक न्याय क्या है, आर्थिक न्याय क्या है, राजनीतिक न्याय क्या है, इसकी चर्चा हम करेंगे। और यहाँ पर स्वतंत्रता है विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास की, धर्म की और उपासना की। तो 1, 2, 3, 4 और 5वां उपासना, तो ये क्या है, स्वतंत्रता है यहाँ पर। तो स्वतंत्रता किस किस की है, तो देखो स्वतंत्रता है विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की। अगर समानता की बात की जाए, समानता किस किस की है, तो प्रतिष्ठा की और अवसर की। इन दोनों की क्या दे रखी है, समानता दे रखी है। और व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता की बात की गई है। तो यहाँ पर हमें याद करने के लिए सिंपल सा है कि आप याद रखें कि प्रकृति में 1, 2, 3, 4, 5 चीजें हैं। अगर हम न्याय की बात करें तो 3 प्रकार के न्याय की बात करती है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। और ये न्याय क्या है, चर्चा करेंगे। और स्वतंत्रता की तो 5 स्वतंत्रताओं की बात करती है, समानता की तो प्रतिष्ठा और अवसर की समानता की क्या करती है, बात करती है, क्या, प्रस्तावना। ठीक है, तो इनके एक एक शब्द पर हम विचार विमर्श करेंगे, इसको ठीक से समझेंगे अगली वीडियो में। आज हमने केवल इतना जाना कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, उस प्रस्तावना में कहां कहां का प्रभाव है, कहां से प्रस्तावना ली गई है, ठीक है। और ये देखा गया कि इसका महत्व क्या है और इसको किस किस नाम से किस किस ने क्या किया है, इसको पुकारा है, ये बात और इसके महत्व को देखा है। इसमें ये भी है कि आगे अपन देखेंगे कि ये भी कहा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का अंग नहीं है। और ये भी कहा जाएगा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संविधान का क्या है, अंग है। तो क्यों कहा गया अंग नहीं है और क्यों कहा गया अंग है, इसकी चर्चा हम अगले कल करेंगे।